दोस्तों पेश है भटकती आत्माएं। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक दोपहर अभय अपने दोस्त विशाल के साथ बैठा शतरंज खेल रहा था। तभी टिन टिन टिन। ओह, इसे भी अभी बजना था। हेलो, अभय स्पीकिंग। हाँ यार अभय, मैं मनोज बोल रहा हूँ। कहो मनोज, कैसे याद किया? दरअसल जुगल प्रिया राकेश रजनी के साथ लाल कुआ गाँव अपने चाचा जी के फार्म हाउस पर जा रहे हैं। तुम भी आज हमारे साथ आ जाओ। सॉरी यार, मैं नहीं चल पाऊँगा। कोई बात नहीं, वैसे भी चल लेते तो बड़ा मज़ा आता। फिर कभी चलेंगे। बाय दावे। हैप्पी बर्न योगेश। थैंक यू। वापस आने पर मुलाकात होगी। बाय बाय। इसके बाद दूसरी ओर से रिसीवर रख दिया गया। अबे तुम भी आज लाल कुआ गाँव में अपने चाचा जी से मिलने जाओगे ना? बिल्कुल। फिर तुमने मनोज के साथ जाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि मुझे उनकी संगत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वे शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत है। उसी रात मनोज अपने दोस्त के साथ। मनोज डार्लिंग, अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ करो ना। अभी लो जाने मन। और मनोज ने अपनी जीप की रफ्तार तेज़ कर दी। याहू! जुगल यह देख कर घबरा गया। अरे भाइयों, यह क्या कर रहे हो? कहीं कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हादसा होता है तो हो जाने दो। वैसे भी इतनी रात गए, अगर कोई हमारी गाड़ी के नीचे आ गया तो यह उसकी बदकिस्मती होगी। वैसे भी कीड़े मकोड़े को कुचलने में से कौन परवाह करता है? वी लव फास्ट। अचानक अरे यह रुक क्यों गई? मुझे क्या पता, उतर कर देखना हुआ। कमाल है, मैंने तो इससे पहले ही टंकी फुल की थी, मगर पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया? लगता है टंकी का सारा पेट्रोल पी गई। अब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अब क्या करें? काश कोई ट्रक वगैरह गुजरता मिल जाता, उससे लिफ्ट ले लेते। काफ़ी देर तक वे लोग ऐसे ही खड़े रहे। अचानक सामने कोई आ रहा है। इससे आसपास पेट्रोल पंप की जानकारी हासिल की जा सकती है। एक्सक्यूज मी अंकल, कहिए, यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है? यहाँ से 200 मील दूरी पर एक पेट्रोल पंप है। मैं उसी जगह जा रहा हूँ। हम भी आपके साथ चलते हैं। हाँ, यही सही रहेगा, चलो। और तभी कड़ाक, उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू होगी। नो, आप लोग चाहे तो आज रात सामने वाली हवेली में बिता सकते हैं। विचार तो अच्छा है, पर उस हवेली के मकान मालिक हमें अनजान लोगों को बुला क्यों शरण देंगे? इस हवेली में अरुणा चौधरी अकेली रहती है। वह बहुत अच्छी औरत, आपको मना नहीं करेगी। अरुणा चौधरी के बारे में इसने विश्वास से कह रहा है कि मानो उसका खत्म हो ही। और जुगल को उस रहस्यमय व्यक्ति के साथ भेजकर बाकी लोग हवेली की तरफ बढ़ गए। अंकल जी, आप इतनी रात गए पेट्रोल पंप पर क्यों जा रहे हो? क्या आप वहाँ नौकरी करते हैं? नहीं, मैं उस मनोज हवेली से दूर रखना चाहता था, क्योंकि मुझे दिल से भली लगी। बरसात अब थम गई थी। उस हवेली से दूर क्यों? यह तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। उसके बाद जुगल उससे कोई सवाल नहीं किया। और थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप आ गया। लो, अब तुम्हारी मंजिल आ गई है। तुम यहाँ मुड़ते ही तुम्हें पेट्रोल पंप मिल जाएगा।
क्या मैं आपकी सहायता करने वाले का नाम जान सकता हूँ? गुलशन चौधरी। गुलशन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। गुलशन चौधरी के जाने के बाद जुगल पेट्रोल पंप पर, अरे अबे तुम, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग हवेली में हैं। उसके बाद जुगल अबे को अपनी आप बीती सुनाता है। तो क्या तुम्हारे साथ ती हवेली में ठहरे हैं? हाँ, पर तुम इतना डर क्यों गई? तुम्हारे साथियों को हवेली पर नहीं जाना चाहिए था, वहाँ हवेली नहीं मनुष्य है। आखिर तुम उस हवेली में ऐसा क्या है? गुलशन चौधरी ने मुझे भी कुछ ऐसा ही कहा था। यानी तुम आदमी तुमसे मिला था वह गुलशन चौधरी था? हाँ। तुम उसे जानते हो? वह कैसे मिल सकता है? उसे तो मरे 4 साल गुजर गए। क्या? सब चौंके। मुझे तो यह सारा मामला गड़बड़ लग रहा है। हमें तुरंत हवेली में चलकर मनोज वगैरह से मिलना चाहिए। तुम मेरे बाइक के पीछे बैठो। कुछ देर बाद ही यही है। और अभी उसने हवेली में कदम रखा था, स्टॉक डरो मत विशाल, हिम्मत से काम लेना चाहिए। लेकिन मनोज वगैरह कहाँ है? इतनी भव्य हवेली में पता नहीं किस कोने में होंगे। हमें उन्हें आवाज़ें देनी चाहिए। हमारी आवाज़ें सुनकर जहाँ भी होंगे आ जाएंगे। और तीनों ने आवाज़ लगानी शुरू की। मनोज, प्रिया, राकेश, रजनी। तत्पश्चात राकेश लगभग रो रहा था, बाकी के सभी के चेहरे उदास थे। अबे प्लीज़ हमें बचा लो, वरना हम सब की मारे जाएंगे। वो आखिर क्या हुआ? रजनी कहाँ है? वह मर चुकी है। सुख उसने उसको मार दिया। ओ नो, कैसे हुआ यह सब? जब हम यहाँ आए तो एक युवती ने दरवाज़ा खोला। हम बिना कोई सवाल किए अंदर आने की इजाज़त दे दी। हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और हमारे लिए खाने की मेज़ लगाई। जब हम खाना खा रहे थे तो बीच में उठकर चली गई और थोड़ी देर बाद वह आई और उसने रजनी को इशारे से बुलाया। रजनी सम्मोहित सी बिना कुछ पूछे उसके पीछे चली गई और उसके बाद दोनों गायब हो गई और हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आई तो मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ गया, उसके उल्टे पैर। मैं समझ गया वह साधारण युक्ति नहीं, प्रेत आत्मा है। हे भगवान, वह भी समझ गई उसकी हकीकत जान चुका हूँ। अचानक ही बत्ती चली गई और चारों ओर भयानक हंसी गूंजने लगी। हाँ, कुछ देर बाद ऐसा ही रहा और जब बत्ती आई तो हमने रजनी की लाश सामने नजर आई। इसके बाद हमने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। रजनी की लाश कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में। चलो वहाँ चलते हैं। और ऊपर वाले कमरे में। हाय अबे विशाल, तुम लोग अचानक यहाँ कैसे आए? यह कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। क्यों? मुझे बिना वजह मारने पर तुले हो रहा कि डियर, तुम मेरी मैं तुम्हारी हुई मैं तुम्हें मरी हुई लग रही हूँ क्या? फिर क्या था जो लाश तुमने देखी थी? वह अरुणा की भटकती प्रेत आत्मा थी। चलो चाल थी डियर। और अब तुम विशाल और जुगल को लेकर निकल जाओ, हम लोग आज रात यहीं रुक जाते हैं। लेकिन रजनी, भला हम यहाँ क्यों रुकें? अरुणा की प्रेतात्मा से तुम्हें भले डर नहीं लगता हो न लगता हो, पर हमें बहुत डर लगता है। हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। अचानक राकेश दर्द से बिलख पड़ा। अरे यह क्या हो रहा है? राकेश, ओ गॉड्स। और अब राकेश की पीठ देखी। ओह, अचानक रजनी की आवाज़ बदल गई। अब मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, तुम अपने दोनों साथी को लेकर यहाँ से चले जाओ।
हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। वे चौंक कर मुड़े। गुलशन चौधरी, हाँ बेटा, तुम तीनों मुझे अपनी मेरी पत्नी का दिल भले मेरी पत्नी को दिल के भले लगे हो, अतः तुम्हें मारना नहीं चाहते। आप बाकियों की जान क्यों के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि जो लोग दूसरों की ज़िंदगी को कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी समझते हैं, उन्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। ऐसे ही वे लोग भी थे जिन्होंने हमने बरसात में अपने घर में शरण दी थी। उन्होंने हमारी इंसानियत का गलत फ़ायदा उठाया। आखिर आप लोग के साथ हुआ क्या था? हम दोनों पति पत्नी अपनी इसी हवेली में सुखपूर्ण रहते थे। वो ऐसी एक तूफानी रात थी जब कुछ अनजान लोगों ने हमारे दरवाज़ा खटखटाया। जब हमने दरवाज़ा खोला, भाई साहब प्लीज़ हमें आज रात अपने घर में पनाह दे दीजिए, हमारी कार ख़राब हो गई है। हमें उसे पर भरोसा करके उन्हें घर में शरण दे दी, और हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वाह, घर तो बड़ा आलीशान बना है, तिजोरी भी नकदी भी खूब भरी होगी। और कुछ देर बाद गुंगू और सामान लूटने के बाद तुम दोनों कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा रहने की जरूरत नहीं। और उन लोगों ने हमें मार दिया। इसके साथ ही विक्रम गोयल और मानसी देव ने हमारी लाशों यहीं तहखाने में फेंक देते हैं, और सारा वीराने में कोई ने पूछ रहा है। और अब ये शहर में बड़ी शांति के साथ रह रहे हैं, जबकि हमारी आत्मा यहाँ भटक रही है। जब तक हमारे कातिल को सज़ा नहीं मिलेगी, हमें चैन नहीं मिलेगा। वही विक्रम गोयल तो नहीं जो आजकल शहर में होम मिनिस्ट्री बनकर बैठा हुआ है। हाँ, वही है। उसकी प्रेत आत्मा मानसिक की सेक्रेटरी है, और उसकी प्रेमिका मानसी अभी भी उसकी सेक्रेटरी है। विक्रम होम मिनिस्टर बन गया तो, लेकिन गरीबों पर उसने अत्याचार कभी कम नहीं किए हैं। अक्सर उसके बारे में गलत बातें सुनने में आती हैं। खैर गुलशन जी, आप विक्रम से ऐसी गलती अगर विक्रम ने ऐसी गलती की है तो उसको वादा करता हूँ इसे उसकी सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। लेकिन आप भी किसी दूसरे निर्दोष की जान से खेलना छोड़ दीजिए। अगर तुम्हें विक्रम वगैरह को सज़ा दिला तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है, आप हमें इजाज़त दीजिए। इसके बाद वे लोग हवेली से बाहर निकल आए। और अगली सुबह अभय के घर पर मैं विक्रम के बंगले पर भेष बदल कर उसके नौकर की हैसियत से काम करूंगा, ठीक है। कुछ दिन अखबार में विक्रम ने नौकर का विज्ञापन छपा, और एक सप्ताह बाद अभय विक्रम के घर पर नौकर के रूप में था। बनारसी देव के लिए चाय बनाओ, बनारसी देव जी के लिए चाय बना कर ला। इसका मतलब देव जी इसकी दोस्ती अभी भी है। दोनों फूट डालनी चाहिए, मगर कैसे? उसी रात अभय अपने कमरे में सो रहा था। ओह, यह बाहर आवाज़ निकल कर देखना चाहिए। अभय दबे कदमों बाहर की तरफ बढ़ा। अरे, यह मानसी लग रही है, इस समय कहाँ जा रही है? अभय ने उसका पीछा शुरू किया। आगे जाकर मानसी देव के कमरे में चली गई। यह रहा 1 लाख, यह 10 लाख का चेक जो मैंने धोखे से विक्रम से साइन कराया है। यह भी खूब रही। विक्रम भोली भाली जनता से बेवकूफ़ बनाकर रुपये ऐंठता है, और तुम्हें प्यार के नाम पर झांसा देकर उसकी जेब खाली करती हो। पर तुम मुझे धोखा देने की मत सोचना, वरना देव तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बिल्कुल नहीं, सारी रकम में हम दोनों के बिल्कुल बराबर का हिस्सा है। उसके बाद हम भागकर सिंगापुर चले जाएंगे, वहीं शादी कर लेंगे। थैंक्स, टाटा। राइट, अच्छा अब मैं चलती हूँ, परसों
फिर आऊँगी। कल शाम मुझे विक्रम से एक संस्था के नाम पर 5 लाख रुपए ऐंठने हैं। गुड नाइट स्वीट हार्ट। मानसी निकल गई। लेकिन कहे बिना रहा नहीं जाएगा। साहब जी, आखिर आपका नौकर हूँ, आपका नमक खाया है मैंने, आपको धोखा दे रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे धोखा देने वाले किस की हिम्मत है, बोलो। मानसी में क्या बक रहा है? दरअसल रात को मैं आपके कमरे में सो रहा था। अचानक क्या हुआ, क्या बक रहा है? उसके बाद अभय ने विक्रम को पिछली रात की सारी बात बता दी। मानसी की इतनी हिम्मत, आज दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यह क्या कर रहे हो साहब जी? उन दोनों मक्कारों को इस तरह जान से मारने से पहले आप अपना यह जानना पसंद नहीं करोगे कि उन्हें इस तरह धोखा क्यों दिया? अभी जाकर मानसी से जवाब तलब करता हूँ। कोई फायदा नहीं साहब जी, क्या पता ढोंग करके आपको चिकनी चुपड़ी बातों में जाल में लपेट ले, उसके बाद आप मुझे गरीब को गुस्सा उतारते रह जाएं। वैसे भी मेरे पास अपनी बात का कोई सबूत तो नहीं है। बात तो तेरी सही है, फिर अब क्या करना चाहिए? पहले अपना दिमाग ठंडा कीजिए हजूर, मैं अभी आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ थोड़ी देर बाद। यह लीजिए हजूर। तो यह चक्कर है, वह परसों इसी समय वहाँ वापस आएगी और तब तक मुझे कोई न कोई इंतज़ाम करके रखना चाहिए। अगली सुबह, जुगल तुम आज शाम तक मेरे लिए एक रिकॉर्डिंग मशीन का इंतज़ाम कर दो। और उसी रात विक्रम के घर में। साहब जी, आपसे एक बात कहनी थी। कहे। डरता हूँ साहब जी, कहीं छोटा मुँह बड़ी बात ना हो तो फिर मत कहे। आए, अब क्या करूँ अब क्या बात आ? हजूर, मुझे कल तक का इंतज़ार करने दीजिए। कल रात उन्हें रंगे हाथों पकड़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक गॉड। वो सोचकर विक्रम ने आवी भर ली। इसके बाद अब अपने दूसरे ज़रूरी कामों में लग गया। यह तार कलीन के नीचे छिपती हुई बाहर जाएगी। और रिकॉर्डिंग खिड़की के बाहर सही रहेगा। और इंस्पेक्टर अक्षय को भी फ़ोन पर बता दूँ। हेलो, इंस्पेक्टर अक्षय स्पीकिंग। इंस्पेक्टर अक्षय, कल रात 10 बजे तक आप होम मिनिस्टर विक्रम के बंगले पर आप पहुंच जाइएगा। अगली रात। आइए साहब जी। देखिए साहब जी, जानते हो देव, कल विक्रम को तुम दोनों को इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कमीनों। विक्रम, मानसी तू तो धोखेबाज निकली पर देव, तुमने मुझे ऐसी उम्मीद न थी। अबे जा, बहुत देखे हैं तुझ जैसे उम्मीद वाले। तूने मुझे अपने घर में शरण दी तो तू मेरी भलाई का गलत फ़ायदा उठाता है। मैंने तुझे अपने घर में शरण दी, अब तुम दोनों की सज़ा मिलनी चाहिए। यह क्या कर रहे हो? लेकिन अरे, क्लिक, अरे बंदूक। अबे पहले ही सारी गोलियां निकाल ली थी। हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। देख देव, क्या तू मरेगा? तुझे जिसने मुझ पर अपने एहसान किए कमीने, धोखेबाज कमीने, आस्तीन के सांप। तू मुझे आस्तीन का सांप कहने से पहले जरा अपने गिरेमान में झाँक कर देख ले। तूने भी गुलशन चौधरी के दया दिखाकर अपनी एक हवेली में शरण दी थी। तूने उस पर ऊपर पहुंचाकर उसकी पत्नी अरुणा का क्रियाक्रम करना तक जरूरी नहीं समझा। फिर भी
तुझे मार कर तेरा क्रियाकर्म बड़े धूमधाम से करूँगा। तू मुझे तो इस समय तू भी तो मेरे साथ था। मैंने कब इनकार किया? मैंने तब भी अपने शरणदाता को भगवान के पास भेजने था, आज भी भेज दूंगा। और आखिरी बार भगवान को याद कर ले। और लेकिन इस बार आए, इसमें गोलियां किसने निकाली? आप दोनों की बंदूक की और पिस्तौल की गोलियां इस नाचीज ने निकाली हैं। और साथ साथ आपकी कहानी भी इन नाचीज ने टैप रिकॉर्ड में टैप कर ली है। ओह, तो यह हमें फंसाने की चाल थी। तू क्या समझता है? तू कैसेट के साथ तू यहाँ पर से पुलिस तक पहुँच जाएगा, मैं कामयाब हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन पुलिस तो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गई। सिपाही इन दोनों को हथकड़ी पहना दो। यह लो अक्षय, इस एक वाले जुर्म की कैसेट। अब मैं चलता हूँ। कहाँ पर चल दिए अब है? गुलशन चौधरी और अरुणा चौधरी के शव अभी तक तहखाने में है। उसके धार्मिक नीति से दाह संस्कार नहीं हुआ तो जब तक यह काम नहीं होगा तब तक उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। और फिर अबेन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुलशन चौधरी व अरुणा चौधरी के शवों को धार्मिक विधि से दाह संस्कार किया। बिजली के बेटे।